पीटी 365 पॉलिटी का हम 7 नंबर का टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन न्यूज, है ना। तो ये कौन कौन सी बॉडीज हैं जो कि न्यूज के अंदर है इस तरीके की। तो सबसे पहले उदय को देखेंगे हम। तो उदय की फुल फॉर्म आपको पता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो उदय के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्यों न्यूज के अंदर है वो भी देख लेते हैं। तो रिसेंटली आधार जो रूल्स हैं उनको थोड़ा अमेंडमेंट करने की, उनमें कुछ परिवर्तन करने की, अमेंड करने की कुछ बात चल रही है। रिसेंटली गवर्नमेंट अमेंडेड, बात नहीं चल रही है, अमेंड कर दिए गए हैं कुछ रूल्स जो हैं आधार रूल्स। तो इस वजह से उदय है वो न्यूज के अंदर आ जाता है। उदय जो है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको एस्टेब्लिशमेंट इसका किस एक्ट के अंदर हुआ है उस चीज़ को हम जाने। तो इसका जो एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो होता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द आधार एक्ट, है ना। आधार को देखो आप, फुल फॉर्म तो नहीं आधार की है, बट ये अकॉर्डिंग टू वर्क ऑफ आधार ये एक्ट आया था। तो आपने देखोगे आप ब्रैकेट में लिखा हुआ है टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। तो आधार एक्ट 2016 के प्रोविजंस के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है उदय को, ठीक है। और जिस मिनिस्ट्री के अंदर उदय आता है वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना है आपको, जो मेटी है इसको मेटी बोल देते हैं हम सिंपली, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। ये मिनिस्ट्री ऑफ आईबी, जो मिनिस्ट्री आईबी होती है ना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उससे अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेटी के अंदर आ रहा है, जो उदय है वो फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। और ये स्टैट्यूटरी एक निकाय है, एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव्स यदि हम देखें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स, जैसा कि इसका काम सिंपल सा आपको पता चल ही जाएगा जब ये आधार बना रहा है, तो कि यूनिक एंड सिक्योर आइडेंटिटी प्रोवाइड करना है सभी जो रेजिडेंट्स हैं इंडिया के उनको, और रिलायबल एंड इफिशिएंट मेथड ऑफ वेरिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज करना है, और एलिमिनेट करना है डुप्लीकेट एंड फेक आइडेंटिटीज को। तो ये इनका काम है, ऑब्जेक्टिव्स है ना इसको बनाने के काइंड ऑफ। की फीचर्स की यदि हम बात करें तो 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉल्ड आधार, ये प्रोवाइड किया जाता है जो रेजिडेंट्स होते हैं ना उनको, कंट्री के रेजिडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसका सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आधार नंबर आर ओनली इश्यूड टू द इंडिविजुअल्स हु हैव रेजिडेड, जो लोग प्रीवियसली 12 महीने में से 182 दिन इंडिया में रहे हैं उनको रेजिडेंट मानते हुए उनको ये कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। एंड उदय इशू बाल आधार कार्ड्स ऑल्सो, बाल आधार कार्ड और उदय इशू करता है। कभी पूछा जाए कि भाई बाल आधार कार्ड को कौन इशू करता है, तो उसकी भी इशूइंग जो अथॉरिटी है वो उदय ही है। तो ये क्या करता है, चिल्ड्रन जो कि 5 साल से कम के हैं उनके पेरेंट्स की बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को यूज में लेते हुए उनके लिए बाल आधार लेके आता है। कुछ और देख लेते हैं कि न्यूज के अंदर क्यों है। तो रिसेंटली बोला गया है कि भाई 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं यदि आधार कार्ड को आपके को तो कम से कम एक बार आपको एटलीस्ट वंस आपको अपने जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपडेट करवा लेना चाहिए काइंड ऑफ, है ना। तो इस तरह से जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवा लिया जाएगा तो आपको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन सीआईडीआर के पास होती है, सेंट्रल आइडेंटिटीज डाटा रिपोजिटरी जो होती है, वहाँ पे यदि इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी तो थोड़ा और एक्यूरेसी के साथ वो इन्फॉर्मेशन रहेगी। यदि अपडेट करवा लेंगे आप तो अपडेट करवाना चाहिए काइंड ऑफ, है ना। तो ये वाली बात बताई गई है यहाँ पे। एनसीआईडीआर जो एक सेंट्रलाइज डाटाबेस है ना। अब ये सीआईडीआर जो होता है वो क्या क्या रखता है, आधार नंबर इशू टू द आधार होल्डर्स, वो उनके पास होती है इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ में कॉरस्पॉन्डिंग डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ऐसे इंडिविजुअल्स की, वो भी उनके पास में होती है। अब आधार के रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो आधार बायोमेट्रिक्स फॉर फॉरेंसिक्स, ये क्या है, आधार बायोमेट्रिक्स फॉर फॉरेंसिक्स ये है क्या रिलेटेड न्यूज, तो थोड़ा देखते हैं। उदय ने बोला है कि बायोमेट्रिक डाटा कलेक्टेड फॉर आधार कैन नॉट बी यूज टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स और सॉल्व क्राइम्स। तो इसको है ना, क्रिमिनल जो चीज़ें हैं उनके लिए और क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए उनकी आइडेंटिटी उनके जो डाटा है उसको यूज में नहीं लिया जाएगा, एज इट डज नॉट कलेक्ट बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन फॉर फॉरेंसिक पर्पजेस। तो ये फॉरेंसिक पर्पजेस के लिए बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करता है जो उदय है वो। फर्दरमोर शेयरिंग और यूज ऑफ द बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन फॉर एनी पर्पज अदर देन जनरेशन ऑफ आधार नंबर एंड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इज इम्परमिसिबल अंडर आधार एक्ट 2016। तो आधार एक्ट 2016 के अंदर ये इम्परमिसिबल है, इसको अलाउड नहीं है, दिस इज, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट उदय। अब देखते हैं 7.2 नंबर का टॉपिक हमारे पास आ चुका है, जो कि है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी। काफी न्यूज के अंदर रहता है सीआईसी, है ना। तो रिसेंटली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उन्होंने अचीव किया है कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन पेंडेंसी ऑफ आरटीआई। तो कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिला है पेंडेंसी ऑफ आरटीआई के अंदर, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो केसेज होते हैं, विद कांस्टेंट राइज इन डिस्पोजल ऑफ आरटीआई अपील्स, है ना। आरटीआई अपील्स, है ना। तो इसमें आगे बताया गया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एस्टेब्लिश तो इसको क्यों किया गया है, किसके अंदर किया गया है, किस प्रोविजन के अंदर किया गया है, किस एक्ट के अंदर किया गया है, तो वो है आपको बताइए आरटीआई एक्ट 2005 का आया था, तो वहीं से उसी के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। अपॉइंटमेंट जो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड यूनियन
कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो ये जो होंगे इनकी जो रिकमेंडेशन की कमेटी होगी उसके बिहाफ पे प्रेसिडेंट जो होंगे वो अपॉइंट करेंगे इनको। उनका जो टेन्योर रहेगा वो 3 साल का या 65 साल जो भी पहले हो वो रहेगा। कंपोजिशन जो रहेगा उसमें एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को रखा गया है और नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स रहेंगे। ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फंक्शन की यदि बात की जाए तो पावर ऑफ सिविल कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ समनिंग है ना, तो किसी को समन करने के अंदर और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के अंदर ये पावर ऑफ सिविल कोर्ट रखता है। एंड रिसीव एंड इंक्वायर इनटू ए कंप्लेन है ना फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिक्वेस्टेड अंडर आरटीआई 2005। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। थोड़ा और देख लेते हैं, आरटीआई 2005 के बारे में देख लेते हैं। तो इट रिप्लेस द फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002। तो इसने फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस किया था, जो आपका आरटीआई एक्ट 2005 था उसने। एंड आरटीआई एक्ट एम्पावर करता है सिटीजन्स को एंड प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन वर्किंग इन पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर है ना, और कंटेन करप्शन को रोकता है एंड मेक अवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर पीपल इन रियल सेंस करता है ये। एज पर आरटीआई एक्ट 2005 सैलरी ऑफ सीआईसी एंड आईसीज एट सेंट्रल लेवल विल बी इक्विवेलेंट टू द सैलरी पेड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स रेस्पेक्टिवली। हाउएवर आरटीआई बिल 2019 रिमूव दीज प्रोविजंस एंड एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या देना है क्या नहीं देना है, क्या सैलरी रखनी है काइंड ऑफ। एग्जाम्पशंस अंदर आरटीआई इंक्लूड्स, तो क्या क्या एग्जाम्पशंस है आरटीआई के अंदर, तो यहाँ पे बताया गया सेक्शन 8 क्लोज 1 प्रोहिबिट पब्लिक अथॉरिटी टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस ग्राउंड सच एज सिक्योरिटी, ठीक है, स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट है ना, काइंड ऑफ इंटरेस्ट द स्टेट एंड पब्लिक बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ, रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीटीसी वगैरह, इन सबको मतलब एक तरह से इस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन को वेरियस ग्राउंड्स के ऊपर क्या करता है, प्रोहिबिट करता है पब्लिक अथॉरिटी को टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस ग्राउंड सच एज काइंड ऑफ है ना। अंडर सेक्शन 24 इट एग्जाम्स द इंटेलिजेंसी एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड अंडर इट्स सेकंड शेड्यूल। तो इनको एग्जाम्पशन भी यहाँ पे मिल रखा है किस किस को, इंटेलिजेंसी एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को। सेकंड शेड्यूल जो है उसका उसमें एक्सेप्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है काइंड ऑफ। सीआईसी के बारे में हमने जान लिया है। अब देखते हैं इंडियाज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। तो ये हम बोल सकते हैं कि इंडियाज की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं डिफरेंट लाइक ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, ठीक है, और इन सबको देखते हैं काइंड ऑफ है ना, सभी यहाँ पे आ जाएंगी, एसएफआईओ, एनआईए वगैरह, इन सबको भी देख लेते हैं थोड़ा है ना। तो रिसेंटली जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला है कॉल फॉर क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन टू ब्रिंग वेरियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लाइक सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अंडर वन रूफ के अंदर लाने के लिए इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन बनाने के बारे में बात की है अभी रिसेंटली सीजीआई ने। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई वगैरह सबको देख लेते हैं, सब कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से इस पूरी इंपॉर्टेंसी को समझते हो अच्छे से सुनना है इसको पूरा। तो एस्टेब्लिश किया गया है सीबीआई को 1963 के अंदर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसीज, ठीक है। ये क्या होता है, गवर्न बाई दी दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट DSPE एक्ट 1946, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर ये गवर्न होता है उसके थ्रू है ना। और रिकमेंडेशन थे इसमें संथानम कमेटी की ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-64 के ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर जो संथानम कमेटी बनी थी उनकी रिकमेंडेशन पे ये आया है कुल मिला के सीबीआई जो है। कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो हेडेड बाई ए डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, तो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के द्वारा इनको हेड किया जाता है, अपॉइंटेड बाई 3 मेंबर कमेटी। तो 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होता है जो कि अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को अपॉइंट करने के लिए जो 3 मेंबर कमेटी है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होंगे है ना, इन लोकसभा और सीजीआई होंगे यहाँ पे है ना। और टेन्योर जो होगा 2 ईयर्स, 2 साल का 2 ईयर टेन्योर, बट कैन बी गिवन 3 एनुअल एक्सटेंशंस। 2 साल का टेन्योर होता है बट 3 एक साल के एक्सटेंशंस दिए जा सकते हैं इनको है ना, ध्यान रखना है आपको। फंक्शन की यदि बात करें तो ये क्या करता है, फोकस करता है कॉम्बेटिंग करप्शन इन पब्लिक लाइफ, कर्ब करते हैं इकोनॉमिक एंड वायलेंट क्राइम्स थ्रू मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, फाइट करते हैं साइबर क्राइम से एंड हाई टेक्नोलॉजी क्राइम से भी फाइट करते हैं, प्रोवाइड असिस्टेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी करते हैं और लोकपाल को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इट इज नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज काइंड ऑफ है ना, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को देखते हैं, ईडी को देखते हैं। तो 1952 में अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, आपको ध्यान रखना है डिपार्टमेंट कौन सा है, रेवेन्यू, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका। और ये स्पेशलाइज फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है।
कंपोजिशन हेडेड बाई ईडी, डायरेक्टर के द्वारा हेड किया जाता है, 2 ईयर्स का टेन्योर होता है, बट कैन बी गिवन 3 एनुअल एक्सटेंशन। तो काइंड ऑफ सेम ही है यहाँ पे, लाइक सीबीआई के जो डायरेक्टर थे उनकी तरह ही। फंक्शन की यदि बात की जाए तो रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ दी, तो किस किस के इन्फोर्समेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है ईडी जो है वो, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, तो ये जो फेमा है उसके इन्फोर्समेंट के लिए ये जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। सर्टेन प्रोविजंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 का जो है फ्यूजिटिव है ना, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट FEOA 2018, तो ये सभी को इनके साथ डील करते हैं ना। अब देखते हैं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इसके बारे में आपने कभी सुना होगा तो इसको भी देख लीजिए। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO, तो 2003 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ऑफिस बनाया गया है, और ये एक स्टैट्यूटरी है ना, स्टैट्यूटरी ये एक तरीके का क्या है, बॉडी है, तो ये वैधानिक बॉडी है एक तरीके की, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। एंड कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मतलब इसका कुछ प्रोविजन यहाँ पे बताए गए हैं ना, काइंड ऑफ है ना। कंपोजिशन देखा जाए तो इसका भी हेडेड बाई, ये हेडेड की जाती है ईडी के डायरेक्टर के द्वारा ही, है ना, हेडेड बाई डायरेक्टर। इट ऑल्सो कंपोज ऑफ, है ना, तो इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक चार्टेड अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज एंड फॉरेंसिक ऑडिटर्स एंड लीगल एक्सपर्ट्स वगैरह सब लोग इसमें होते हैं। फंक्शन की यदि बात की जाए, पावर टू अरेस्ट अक्यूज पर्सन पीपल फॉर वायोलेशन ऑफ द कंपनी लॉ, तो ये कंपनी के साथ ज़्यादा डील कर रहा है काइंड ऑफ है ना। कंपनी एक्ट 2013 के साथ इसको इस तरह से अटैच करके भी देखा गया है। 2003 के अंदर ही अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाया गया है। ये प्रोवाइड करता है असिस्टेंस टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड लॉ, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को असिस्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज एंड लॉ के अंदर। अब देखते हैं NIA के बारे में जो भी काफ़ी फेमस रहता है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो 2008 के अंदर बनाया गया, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है। कंपोजिशन की बात की जाए तो ये हेडेड होता है बाय डायरेक्टर जनरल हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो डायरेक्टर जनरल के द्वारा इसको हेड किया जाता है, डायरेक्टर जनरल हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ध्यान रखना है। फंक्शन की यदि हम बात करें इसके, तो ये गिव करती है गिव्स पावर टू सेंट्रल एजेंसी टू टेक सुओ मोटो cognizance of the terror activities across the country, probe cases of human trafficking offences related to the counterfeit currency or banknotes and manufacture or sale of prohibited arms, cyber terrorism and offences under the Explosive Substances Act 1908, तो इस सब के साथ ये काम कर रहा है, प्रॉप करता है इन केसेज के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको, ये भी ध्यान रखना है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट 1908, ठीक है, अंडर द एक्सप्लोसिव साइबर टेररिज्म एंड ऑफेंसेज अंडर द एक्सप्लोसिव जो एक्सप्लोसिव है सब्सटेंसेज एक्ट 1908 के अंदर भी काम कर रहा है। प्रोवाइड करता है टेक्निकल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट टू अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जो है अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल। अब देखते हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेट्स 3 टाइप्स ऑफ केसेज, सीबीआई 3 टाइप की केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है। एक तो एंटी करप्शन का केस है, स्पेशल क्राइम केस है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केस है, सो मोटो में क्या क्या आता है वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे एंटी करप्शन के जो केसेज हैं, दीज आर द यूजुअली रजिस्टर्ड अगेंस्ट दी पब्लिक ऑफिशियल्स, एम्प्लॉयज एंड यूनियन गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पे सुपरिंटेंडेंस ऑफ सीबीआई, है ना, रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 लाइज विद द सीबीसी के साथ लाई करता है ये, है ना। और स्पेशल क्राइम्स जो होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर द IPC ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट और ऑन ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये क्या करता है, इनको साथ भी डील करता है। इकोनॉमिक ऑफेंसेज की यदि बात करें तो क्राइम ऑफ फाइनेंशियल, है ना, मालाफियंसेस एंड बैंक फ्रॉड्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी ऑपरेशंस वगैरह है ना, सीबीआई इन सब के साथ भी डील करता है। हाउएवर सीबीआई यूजुअली ट्रांसफर केसेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग टू ईडी, जनरली सीबीआई क्या करता है, सीबीआई यूजुअली ट्रांसफर द केसेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग टू ईडी को दे देता है। सुओ मोटो के अंदर क्या क्या आता है, सीबीआई कैन सुओ मोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेज ओनली इन यूटीज, ध्यान रखना है। तो सुओ मोटो के लिए यूटीज के अंदर ले सकता है इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में। सेंटर होल्ड्स द पावर्स टू ऑथराइज द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट ए क्राइम इन द स्टेट ओनली आफ्टर द consent of the concerned state. However, Supreme Court or High Court can order CBI to investigate a crime anywhere in country without consent of the state. तो ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सब का आपको ध्यान रखना है। अब हम आ चुके हैं 7.4 नंबर के टॉपिक के ऊपर, अदर इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं उनके अंदर, अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव जो बॉडीज है उनकी बात कर लेंगे हम। तो एक तो सीबीसी की बात की गई है यहाँ पे, एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की गई है, काइंड ऑफ, है ना, तो इनकी बात की गई है। एंड देन फिर 8 नंबर का टॉपिक आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीबीसी के बारे में देख लेते हैं। तो सुरेश पटेल रिसेंटली टुक चार्ज एज द न्यू सीबीसी, तो नए जो आपके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसमें नेक्स्ट सीबीसी के तौर पे, है ना। तो किन्होंने चार्ज लिया है, इन्होंने चार्ज लिया, उनका नाम आप देख लीजिए, सुरेश पटेल है। एस्टेब्लिशमेंट सीबीसी का सेटअप इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑन द
कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के जो कमेटी की रिकमेंडेशन था 1964 में इसको बनाया गया। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एक तरीके की, है ना। और ये स्टैट्यूटरी बैकअप भी इसको बाद में दिया गया है ना, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसको स्टैट्यूटरी बैकअप जो है वो कब दिया गया है। बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जो आपके CVC हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो कमिश्नर हैं काइंड ऑफ, है ना, जो उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी उसके लिए जो कमेटी रहेगी उसमें प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर तो चेयरपर्सन रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मेंबर रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो ये लोग मिलके एक पूरी कमेटी बनाएंगे और वो प्रेसिडेंट को फिर क्या करेगी, प्रेसिडेंट को बताएंगे और फिर प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे। तो इसमें 4 साल का इनका टेन्योर होता है और 65 साल जो भी जल्दी हो वो हो जाएगा। कंपोजिशन यदि हम CV की बात करें तो CV कमीशंस कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर। तो एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और एक 2 जो है वो विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं, ठीक है। एक तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हो गया एक तो, है ना, और उसके अलावा विजिलेंस कमिश्नर्स हो गए। तो एक तो चेयरपर्सन हो गया और 2 और उनके सपोर्ट में होंगे मेंबर्स। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, है ना, सेंट्रल बोल लो उसको, चीफ मत बोलो, सेंट्रल बोलो, ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है एंड VC शैल बी अपॉइंटेड। फंक्शन इनका क्या होता है, एडवाइज एंड गाइड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज इन फील्ड ऑफ द विजिलेंस वगैरह भी करते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के बारे में। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जज है रंजन प्रकाश देसाई, ठीक है, रंजन प्रकाश देसाई बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ PCI। तो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ PCI बनी है, सॉरी नॉट रंजन, रंजना प्रकाश देसाई जो है, रंजना प्रकाश देसाई जो है वो फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ PCI बनी है। तो PCI के बारे में देख लेते हैं। ये जो है PCI एक्ट 1978 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ये, और इसका टेन्योर जो होता है इसमें 3 साल का होता है। कंपोजिशन की यदि बात करें तो चेयरमैन होता है हु हैज बाई कन्वेंशन बीन ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज एंड 28 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। चेयरमैन इज सेलेक्टेड बाई लोकसभा स्पीकर। अब देखो दोबारा से आप, इसका चेयरमैन जो रहेगा हु हैज बीन कन्वेंशन जो होता है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है एंड 28 अदर मेंबर्स होते हैं इसमें। चेयरपर्सन इज सेलेक्टेड बाय द लोकसभा स्पीकर। चेयरपर्सन को सिलेक्ट करते हैं लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर एंड ए मेंबर ऑफ इलेक्टेड बाय PCI एंड मेंबर इलेक्टेड बाय PCI एंड ए मेंबर, एक मेंबर होता है PCI द्वारा जो इलेक्ट किया जाता है। 5 मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट, 3 नॉमिनेटेड बाय द लोकसभा स्पीकर एंड 2 नॉमिनेटेड बाय द राज्यसभा स्पीकर जो होते हैं। इस तरह से ये होता है पूरा, है ना। एंड फंक्शंस की बात करें तो वॉच डॉग ऑफ प्रेस करता है फॉर प्रेस एंड बाई प्रेस, है ना। और आगे बताया गया है एडजुडिकेट्स करता है कंप्लेंट्स अगेंस्ट एंड बाई प्रेस फॉर वायलेशन ऑफ द एथिक्स एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस रेस्पेक्टिवली। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो PCI के बारे में भी हम देख लिया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में भी। तो 7th नंबर का टॉपिक हमारा हॉलिस्टिकली कवर हो गया। अब 8th नंबर के टॉपिक के ऊपर हम आ चुके हैं जो कि बता रहा है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे 8th नंबर के टॉपिक के अंदर। तो इसमें जो 8.1 नंबर का टॉपिक है वो है अर्बन लोकल बॉडीज ULBS। तो ULBS को हम देखेंगे 8th नंबर के टॉपिक के 8.1 नंबर के टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे जो टॉपिक है उसको देख रहे थे हम, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। हाँ, 8th नंबर का टॉपिक हम देखने वाले थे, इसमें हम देख रहे हैं 8.1 नंबर का टॉपिक जो कि है अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में जो बात कर रहा है, ULBS के बारे में। तो अर्बन लोकल जो बॉडीज़ हैं वो न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली हुआ क्या है, दिल्ली म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशन है, अमेंडमेंट एक्ट 2022 आया है, उसको इनेक्ट किया गया है और उसने क्या डिमांड किया, क्या सीक्स कर रहा है वो, रीयूनिफाई 3 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD, है ना। तो इस वजह से न्यूज़ के अंदर आ जाती है जो आपकी अर्बन लोकल बॉडी जो होती हैं। तो की प्रोविजंस ऑफ MCD एक्ट 2022 क्या रहे हैं उनको देख लेते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो MCD जो कमिश्नर रहेगा हैज़ बीन मेड अकाउंटेबल ओनली टू सेंटर। तो सेंटर के लिए उनको अकाउंटेबल बना दिया गया है केवल। आगे बताया गया है एस्टेब्लिशिंग एन गवर्नेंस सिस्टम फॉर सिटीजन सर्विसेज ऑन एनीथिंग एनीवेयर बेसिस फॉर बेटर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ऑमिट्स करता है प्रोविजन ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ को, ये है ना। एंड आगे बताया गया है अलाउ सेंटर टू अपॉइंट ए स्पेशल ऑफिसर टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ कॉर्पोरेशन अंटिल फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूनिफाइड MCD टेक्स प्लेस। आगे बताया गया टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इन न्यू कॉर्पोरेशन शुड नॉट बी मोर देन 250। आगे और बताया गया है क्या क्या मतलब की प्रोविजन है MCD एक्ट के, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एम्पावर्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू डिसाइड वेरियस मैटर्स लाइक बिल्डिंग रेगुलेशंस एंड सैंक्शनिंग ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लोन्स बाय ए कॉर्पोरेशन ETC वगैरह, है ना। तो अबाउट MCD एक्ट 2022 के बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 अमेंड्स करता है दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1997 को, जो कि क्या बोल रहा है, टू इफेक्टिवली अंडू अर्लियर 2011 अमेंडमेंट टू
द एक्ट बाई विच erstwhile MCD was trifurcated into separate municipal corporation नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट दिल्ली। आगे बताया गया है स्प्लिट अप वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1987, जिसमें कमेटी कौन सी थी, बालाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर जो स्प्लिट था उसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज किया गया था और कॉन्स्टिट्यूट किया गया, कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, विच वाज बोल्स्टर्ड इन 2001 वीरेंद्र प्रकाश कमेटी रिपोर्ट, है ना। आगे बताया गया अंडर आर्टिकल 239AA, है ना, इसमें क्या बताया गया कि पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑन विच असेंबली कैन मेक लॉज। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। अबाउट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में देख लेते हैं। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर अर्बन लोकल लेवल गवर्नमेंट्स इन इंडिया होती हैं ये, विच वर्क्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन। तो उनके लिए ये जनरली होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, सिटी कॉर्पोरेशन, CTC। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करें तो फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेटअप इन मद्रास इन 1688, ध्यान रखना है आपको, फॉलोड बाय सिमिलर कॉर्पोरेशंस इन बॉम्बे एंड कलकत्ता इन 1726। लॉर्ड रिपन जो थे 1880 से 1884 में जो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने इलेक्शन इन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड इज नॉन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ध्यान रखना है लॉर्ड रिपन के बारे में आपको। टू स्ट्रेंथन अर्बन लोकल बॉडीज फंक्शनिंग 74th जो अमेंडमेंट रहा 1992 का, उसने इंसर्ट किया है पार्ट 9A इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड करते हैं उनके जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आते हैं इन ULBs के पास में, तो वो आता है प्रॉपर्टी टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, ड्रेनेज टैक्स होता है, इस तरीके के टैक्स लगते हैं। सम फिक्स एड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट भी इनको मिलती है। मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड आर कॉल्ड इट काउंसलर्स। And election to municipal corporations are conducted under guidance, direction, superintendence and control of the State Election Commission. Municipal corporations are established in state by act of concerned state legislatures and in union territories by act of Parliament of India. So this is all about ULBs. अब देखते हैं हम 8.2 नंबर का टॉपिक जो कि है ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऑडिट के बारे में देखते हैं कि कैसे होती है इनकी ऑडिटिंग। तो रिसेंटली क्या हुआ है न्यूज़ के अंदर, क्यों है ये, कैग इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स प्रेजेंस अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू एक्सरसाइज ऑडिट कंट्रोल ओवर 3 टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, है ना। तो अब कैग सोच रहा है कि एक्सपेंड करे अपने प्रेजेंस को वो और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाए काइंड ऑफ, इस वजह से न्यूज़ के अंदर है। मोर अबाउट न्यूज़ क्या है, तो एट प्रेजेंट कैग हैज प्रेजेंस इन स्टेट कैपिटल्स एंड इट्स अकाउंटेंट जनरल्स ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, while the government departments draw funds from the concentrated fund and the PRIs draw money from the separate fund account kept in bank or treasury kind of, है ना। तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें कैग है नाउ डिसाइडेड टू असर्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू सुपरवाइज ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वेदर ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूटेड फंड और स्टेट ट्रेजरी से निकाले जाएं, सभी के ऊपर अपनी ऑडिटिंग वो अब असर्ट कर रहे हैं, वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं काइंड ऑफ कैग, है ना। जो PRIs होते हैं कम अंडर द परव्यू ऑफ द ऑडिट अंडर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटी पावर एंड कंडीशंस एक्ट 1971 के अंदर ही आता है ये भी सारा सिस्टम जो होता है। अब जब हमको मौका मिला है तो कैग को भी हम जान लेते हैं कि कैग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको ध्यान रखना आर्टिकल 148 के अंदर इसके बारे में मेंशन है, और अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी की जाती है। 65 साल और 6 वर्ष जो भी जल्दी होगा, जो भी अर्लियर होगा उसके लिए रहेगा, है ना। उनकी जो अपॉइंटमेंट्स के अंदर वो रहेगा। इनका जो सर्विस कंडीशन टेन्योर जो है वो काइंड ऑफ टेन्योर ये रहेगा। सर्विस कंडीशन की बात की जाए तो सेम है, तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहती है। फंक्शंस की बात की जाए तो टू ऑडिट रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड ईच स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स का ये पूरा जो होता है ऑडिट करते हैं इन सब चीज़ों का, ना। कैग जो है एक्सरसाइज करते हैं, कैग एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच ड्यूटीज इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट। अब देखते हैं अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड इट्स ऑडिट। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस और उसके ऑडिट के बारे में जानते हैं। तो पार्लियामेंट बिल 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 के अंदर रहे थे, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हो, सभी लोग, विच मैंडेटेड दैट द स्टेट्स गवर्नमेंट, स्टेट जो गवर्नमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूट करेंगी पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज इन एवरी रीजन, ठीक है। तो इसकी बात वहाँ पे आ गई थी पहले, है ना, 72 एंड 73 एंड 74 अमेंडमेंट के थ्रू। थोड़ा देखते हैं। दिस इंस्टीट्यूटेड ए थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट्स इन फेडरल फ्रेमवर्क थ्रू डिविलेशन ऑफ फंड्स, डिविलेशन ऑफ फंक्शंस एंड डिविलेशन ऑफ फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज टू लोकल गवर्नमेंट्स। आगे बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इनके रिगार्डिंग। तो आर्टिकल 243J जो क्या बोलता है, वो बोलता है लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट मे और बाई लॉ मेक प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाई पंचायत एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स।
आर्टिकल 243 जेड बोलता है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय म्युनिसिपैलिटीज एंड ऑडिटिंग सच अकाउंट्स। तो ये दोनों आर्टिकल इस तरह से इनके लिए हैं। टाइमलाइन ऑफ ऑडिट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम देखें तो लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आया था, तो फर्स्ट क्रिएटेड इन 1880, ठीक है, टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज एंड अदर लोकल फंड्स बाय एन ऑफिसर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट स्टाइल्ड, है ना, एज एग्जामिनर ऑफ द लोकल अकाउंट्स अटैच्ड टू द ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल। बाद में रिपन्स रेजोल्यूशन आया 1882 के अंदर। तो इस स्कीम के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वुड डेवलप द म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस विच हैड बीन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था। रिफॉर्म 1921 में हुए और ऑडिट ऑफ द लोकल बॉडीज बिकेम ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना गया था 1921 के अंदर। और आफ्टर 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में हुआ क्या है, ऑडिट एंड अकाउंट्स टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस इन दी स्टेट लॉ। तो ये सारी बातें फाइनली जाके रही है। अब देखते हैं आप 8.3 नंबर के टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं, जो कि है डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया। न्यूज़ के अंदर क्यों है, टू बूस्ट डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज asked the state government to install local servers as well as increase internet speed in सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज। तो इसके लिए बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना, स्टेट गवर्नमेंट्स को पूछा है इस तरह से करने के लिए। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ना, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूरा एक क्या है प्रोग्राम है। तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कम अप विद एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम अंडर DILRMP। तो इसमें इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इंप्लीमेंट करेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छे से। एंड DILRMP इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च इन 2016 एंड DILRMP हैज 3 मेजर कंपोनेंट्स, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इसके। एक तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, सर्वे रीसर्वे एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DILRMP यदि हम देखें तो ये नए रास्ते खोलता है, इट टू असर्ट्स इन ए सिस्टम of updated land records, automated and automatic mutation, integration between the textual and spatial record, textual and spatial record के बारे में के अंदर इंटीग्रेशन करना, interconnectivity between the revenue and registration to replace present deeds and registration and the presumptive title system with that of conclusive titling with title guarantee। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। DILRMP एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2016 में आई है। 3 इसके मेजर कंपोनेंट्स है। कौन से मिनिस्ट्री से डील करती है, तो वो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इन चीज़ों को आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे देखते हैं हम, हाउ इज लैंड ऑनरशिप रिकॉग्नाइज इन इंडिया। तो लैंड जो ऑनरशिप है वो कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है इंडिया के अंदर, उसको देखिए। तो लैंड ऑनरशिप इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज थ्रू ए सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो ये मतलब थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट थोड़ा सा आपको मोटे मोटे तौर पे इनको देख लेना है कि ऑनरशिप इंडिया के अंदर, है ना, लैंड ऑनरशिप इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज कैसे की जाती है। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है जो क्या करता है, विच कैप्चर डिटेल्स सच एज द नेम ऑफ द लैंड होल्डर, द नंबर एंड द साइज ऑफ द प्लॉट एरिया एंड द रेवेन्यू रेट फॉर एग्रीकल्चर लैंड वगैरह। तो इसकी तरह से रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के थ्रू इस तरह से मतलब ऑनरशिप को क्लेम किया जाता है, ऑनरशिप होती है, रिकॉग्नाइज की जाती है काइंड ऑफ, है ना। आगे देखते हैं, रजिस्टर्ड सेल डीड to prove that property has been sold from one person to other and the taxes on the sale have been paid। तो ये रजिस्टर्ड सेल डीड होती है, आप रजिस्ट्री वगैरह की जो बात करते हैं ना जनरल टर्म्स में वो। एंड सर्वे डॉक्यूमेंट्स टू रिकॉर्ड ए प्रॉपर्टी बाउंड्री एंड एरिया एंड प्रूव दैट द प्रॉपर्टी लिस्टेड इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड एंड प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट वगैरह, इन सब चीज़ों के थ्रू ऑनरशिप ऑफ लैंड होती है, रिकॉग्नाइज की जाती है। अदर मेजर्स टेकन टू प्रमोट द डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन करने के लिए लैंड्स के और क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं अलग अलग। तो इसमें एक तो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS, ये क्या है, इज एन इन हाउस एडवांस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय NIC। NIC की फुल फॉर्म बतानी है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है NIC, है ना। बताइए फुल फॉर्म बताइए NIC की क्या है, NIC की फुल फॉर्म। आगे देखते हैं, ULPIN, ये क्या है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, पूरा पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्कीम रही और काफ़ी फेमस भी हुई थी। तो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN, पिन, ULPIN पिन होता है ना जैसा आपका, वैसे ULPIN है ये। तो ULPIN सिस्टम प्रोवाइड है यूनिक नंबर, यूनिक आईडी नंबर दे रहा है 14 डिजिट्स की, जैसे आपके आधार के 12 डिजिट होती है वैसे इसमें 14 है। एवरी प्लॉट, हर किसी प्लॉट का ऑफ लैंड इन कंट्री बेस्ड ऑन द जियो रेफरेंस कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्टिकल्स ऑफ दी पार्सल। तो हो सकता है पूछा जाए कि कितने उसमें 14 डिजिट होते हैं, 16 होते हैं, 18 होते हैं, ULPIN जो सिस्टम है उसके अंदर काइंड ऑफ, तो आपको याद रखना है। एक आता है भू नक्शा। तो भू नक्शा जो होता है आपका, ये सॉल्यूशन ऑफ डिजिटल
कैडेस्ट्रल मैपिंग है। आगे बताया गया है सर्वे ऑफ विलेज आज़ादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन विलेजेज, इसको बोला गया है स्वामित्वा। तो स्वामित्वा की फुल फॉर्म भी आ सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये। सर्वे ऑफ विलेजेज, नॉट आज़ादी, मैंने आज़ादी पढ़ दिया था गलती से, आबादी है ये ना, काइंड ऑफ। सर्वे ऑफ विलेजेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो स्कीम टू डिमार्केट इनहेबिटेटेड आबादी, इनहेबिटेटेड मतलब जो आबादी जहाँ पे होती है, लैंड एंड प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रॉपर्टी कार्ड्स इन रूरल एरियाज थ्रू द लेटेस्ट सर्वे ड्रॉन टेक्नोलॉजी। तो ये है स्वामित्व स्कीम एक तरीके से। अब देखते हैं इनिशिएटिव 2। इनिशिएटिव 2 ये है ट्रांसलिटरेट करना है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट टू एनी ऑफ 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इनिशिएटिव भी एक है। एंड एफर्ट्स एट स्टेट लेवल क्या है, स्टेट लेवल पे क्या एफर्ट्स हुए हैं, तो भूमि जी प्रोजेक्ट जॉइंटली फंडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो भूमि किसका है, देखो भूमि जो वर्ड है थोड़ा सा आपको हिंदी का लग रहा होगा, तो काइंड ऑफ आप ऐसे मत समझ लेना इस चीज़ से कि ये तो नॉर्थ इंडिया का ही कहीं होगा वर्ड है। तो भूमि जी प्रोजेक्ट जॉइंटली फंड किया गया है सेंट्रल एंड स्टेट कर्नाटका के द्वारा टू डिजिटलाइज पेपर लैंड रिकॉर्ड्स एंड क्रिएट ए सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म टू कंट्रोल चांसेस टू लैंड रजिस्ट्री इन कर्नाटका। एंड तेलंगानाज धारनी जो भी है, धारनी प्रोजेक्ट जो है वो क्या बता रहा है तुम्हारा, वो बता रहा है कि आरओआर जो है, आरओआर का मतलब क्या है आपको पता है ना, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स डाटा विद इंडिविजुअल लैंड प्लॉट मैप्स की बात यहाँ पे की गई है। तो ये तेलंगाना से रिलेटेड है काइंड ऑफ। तो इस तरह से हमारा 8.3 नंबर का टॉपिक भी हो गया है ना। अब देखते हैं 8.4 नंबर का टॉपिक जो कि लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो SDGs हैं उनका लोकलाइजेशन क्या है, इसको देखते हैं क्या है, क्यों नहीं इसके अंदर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने साइन किया है एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद इसके साथ UNDP के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ किसने, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने साइन किया है ना, साइन किया है एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलेटेड टू लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखते हैं क्या है अबाउट SDG एंड देयर लोकलाइजेशन। तो SDG के बारे में जानते हैं और उनका लोकलाइजेशन के बारे में जानते हैं। वैसे SDGs के बारे में तो आप सभी जानते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ये तो प्रोमिनेंट बने हुए हैं। तो SDG जो है इज ए सेट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक पूरा सेट है जो कि पॉवर्टी को फाइट करता है, इनइक्वलिटी से पॉवर्टी को एंड करने की बात करता है, इनइक्वलिटी से फाइट करता है, इनजस्टिस एंड उससे फाइट करने की बात करता है, और टैकल करता है क्लाइमेट चेंज बाय 2030। तो ये सब चीज़ें प्रोविजंस SDG में किए गए हैं, बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं ना। तो ये सारी प्रोविजंस SDG के अंदर किए गए हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये कुल मिला के ना। एंड इट वॉज डेवलप्ड एट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन 2015 के अंदर ये डेवलप किए गए थे। कहाँ पे किए गए थे पता चल गया ना आपको बिल्कुल अच्छे से। अब देखते हैं आगे। लोकलाइजेशन ऑफ SDGs is the process of taking into account of the subnational context in achievement of the SDGs। तो लोकलाइजेशन ऑफ SDGs यहाँ पे मतलब क्या है कि टेकिंग इनटू अकाउंट सब नेशनल कॉन्टेक्स्ट इन अचीवमेंट ऑफ SDGs। तो ये है लोकलाइजेशन ऑफ SDGs से मतलब जो है वो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो इसमें इंक्लूड किया जाएगा यूज ऑफ है ना SDGs टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर लोकल डेवलपमेंट पॉलिसी। तो लोकल डेवलपमेंट पॉलिसीज के फ्रेमवर्क को बनाने के लिए SDGs को यूज में लिया जाएगा, उनको आधार बना के उनका ध्यान रखते हुए कुल मिला के फ्रेमवर्क फॉर लोकल डेवलपमेंट पॉलिसी किया जाएगा। एंड आइडेंटिफाई हाउ बॉटम अप एक्शन फ्रॉम लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट कैन सपोर्ट SDGs अचीवमेंट। तो ये सारी बातें यहाँ पे रखी गई है, ये इंक्लूड होता है इसके अंदर। अब देखते हैं SDG लोकलाइजेशन बेनिफिट्स क्या रहेंगे। तो गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शोल्डर से शोल्डर मिला के रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट कर सकती है ना, काइंड ऑफ इस तरीके की बातें की गई है। एंड लोकलाइजेशन एबल द ईच लेवल टू प्ले इट्स रोल है ना, एंड प्रमोट द हेल्दी कंपटीशन एट ए सब नेशनल लेवल। और आगे बताया गया है तो यहाँ पे कॉपरेशन एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा, साथ ही साथ में लोकलाइज सॉल्यूशंस निकलेंगे और इंप्रूव स्टेट कैपेसिटी होगी। तो लोकलाइज सॉल्यूशन में क्या होगा, नो वन साइज फिट्स ऑल है ना, वन साइज फिट्स ऑल जैसा होता है वैसे एक बात बोली गई कि नो वन साइज फिट्स ऑल, मतलब वन साइज फिट्स ऑल के अंदर हम क्या मानते हैं कि सेम पैरामीटर सबके लिए फिट हो जाएंगे काइंड ऑफ। लेकिन यहाँ बताया गया कि नो वन साइज फिट्स ऑल, ठीक है, एक साइज जो है सबको फिट नहीं होती है। अलाउज डेवलपिंग लोकल सॉल्यूशंस यहाँ पे बनेंगे, सबके लिए एक सॉल्यूशन आप लेके आ जाओ, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नो वन साइज फिट्स ऑल एक कीवर्ड आता है, इसको भी ध्यान रखना है, आप यूज में ले सकते हो अपने आंसर राइटिंग के अंदर है ना। आगे देखते हैं फैसिलिटीज पीयर लर्निंग, ये फैसिलिटेट्स करेगा पीयर लर्निंग को है ना, एंड सब नेशनल एंटिटीज कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। और आगे बताया गया है इंप्रूव्ड स्टेट कैपेसिटी, तो ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव देयर कैपेसिटीज। फॉर इंस्टेंस जो आपका स्टेटिस्टिकल कैपेसिटी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी काइंड ऑफ है ना। एफर्ट्स टेकन फ्रॉम द लोकलाइजेशन ऑफ SDG, एफर्ट्स टेकन फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ SDG। तो SDG के लोकलाइजेशन के लिए कौन कौन से एफर्ट्स लिए गए हैं अब तक, यदि उनकी हम बात करें तो इन इंडिया ओवरऑल कोऑर्डिनेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDGs इज हैंडल बाय नीति आयोग, ध्यान रखना है आपको है ना। और इसमें ट्विन मैंडेट है इनके,
पहली बात है ओवरसीइंग अडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एसडीजी इन कंट्री, एंड सेकंड है प्रमोट कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अमंग द स्टेट्स एंड यूटीज। टू डू सो नीति आयोग लॉन्च द एनुअल एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स उन्होंने लॉन्च किया है 2018 के अंदर, विच मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज ऑन एसडीजी एंड लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी थ्रू द 8 स्टेप्स वगैरह की बात यहाँ पे की गई है। आगे देखते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो कि है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है और इन चीज़ों के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो MOPR है साइन किया है उन्होंने MOU फॉर लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। तो इसके लिए उन्होंने MOU भी साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है MOU की। तो MOU हैज़ बीन साइंड विद द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात टू कोलैबोरेट इन ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लानिंग GPDP फॉर लोकलाइजेशन ऑफ SDGs थ्रू PRIs। एंड MOPR जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है हैज़ बिन टेकिंग एक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज आइडेंटिफाइड SDGs थ्रू GPDP इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेटरी प्लानिंग बाई कन्वर्जिंग वेरियस स्कीम्स टू अचीव रेस्पेक्टिव SDGs। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई है ना। आगे अब देखते हैं, आगे चलते हैं और अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं, वो है स्पोर्ट्स गवर्नेंस। स्पोर्ट्स गवर्नेंस को देखते हैं कि भाई स्पोर्ट्स के अंदर गवर्नेंस कैसी रहती है, उसको देखते हैं थोड़ा सा और कैसे उसका क्या स्टेटस है अभी। तो न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो रिसेंटली हुआ गया आफ्टर द डिजोल्यूशन ऑफ द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, COA था एक, है ना, उसका डिजोल्यूशन करवा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसमें हुआ क्या है, ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल हैज लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो जब इसका डिजोल्यूशन हो गया है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल था ये पूरा कमिटी ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, और ये एक तरह से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन नहीं, जो ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल थे उसके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहा था। तो पहले भी हमने कभी देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा इसको, कि ये कंट्रोवर्सी थी, तो इसको पूरा डिजोल्यूशन इसका करवा दिया गया है। तो अब कुल मिला के इसकी वजह से जो सस्पेंशन हुआ था, है ना, वो सस्पेंशन हटा दिया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर से। किसने हटा दिया है, ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल ने वो सस्पेंशन हटा दिया है। तो मोर ऑन न्यूज देखते हैं। तो COA जो था, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो था वो वाज अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू मैनेज दी AIFF अफेयर्स। तो ये पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया था AIFF अफेयर्स को मैच देखने के लिए, है ना। एंड अडॉप्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन लाइन विद द नेशनल स्पोर्ट्स कोड एंड मॉड्यूल गाइडलाइंस के बिहार पे डिजोल्यूशन ऑफ COA वाज ए नेसेसरी कंडीशन फ्रॉम फीफा, ध्यान रखना आपको, टू लिफ्ट AIFF सस्पेंशन एज इट गिव्स AIFF फुल कंट्रोल ऑन इट्स डेली अफेयर्स। ठीक है, तो अब फुल कंट्रोल हो जाएगा AIFF का अपने खुद के अफेयर्स के ऊपर, अब किसी का इंटरवेंशन नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगा। तो अब ये पूरा सही रहेगा। फीफा ने इस कंडीशन को फीफा स्वीकार करता है और अब उसने अपलिफ्ट कर दिया, जो बैन था पूरा हटा दिया है ना, लिफ्ट कर दिया काइंड ऑफ, है ना, हटा दिया। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है। और यहाँ पे बताया गया अर्लियर फीफा सस्पेंडेड AIFF ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज, जो कि मैंने अभी बताया था कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस अब खत्म हो गया है। ये सीरियस वायलेशन अंडर फीफा स्टैट्यूट्स जो था उसके अंदर एक सीरियस वायलेशन था ये, तो वो खत्म हो गया काइंड ऑफ। अब थोड़ा देखते हैं तो स्पोर्ट्स के जो कोड होते हैं, की रिक्वायरमेंट फॉर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो यहाँ पे बात बताई गई है, स्पोर्ट्स कोड की बात की गई, फिर बताई गई है की रिक्वायरमेंट्स फॉर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, की रिक्वायरमेंट, तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए जो की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ये होती हैं, बताया गया है ना। तो काइंड ऑफ स्पोर्ट्स कोड भी इनको बोला गया है। तो काइंड ऑफ लीगल स्टेटस होना चाहिए, इट मस्ट बी ए वॉलंटरी रजिस्टर्ड बॉडी रेदर देन, है ना, प्रोप्राइटरी नहीं होना चाहिए, कंसर्न ऑफ द पार्टनरशिप वगैरह, और ये थोड़ा लीगल स्टेटस का होना चाहिए, स्टेटस एंड रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, एंड इंटरनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना है। बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई वाइटल रोल है नहीं, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा इस पर फोकस कर नहीं रहा हूँ। तो एज एंड टेन्योर लिमिट वगैरह, स्पोर्ट्स पर्सन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऑफिस एंड अकाउंट्स होना चाहिए, है ना, एंड अदर्स होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए किस चीज़ के अंदर, स्पोर्ट्स कोड के अंदर, जो फॉर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बनेंगे ना उसके लिए ये क्राइटेरियाज होने चाहिए काइंड ऑफ। इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, आपको देख लेना है ना। अब देखते हैं आगे, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया। तो स्पोर्ट्स गवर्नेंस के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है इंडिया के अंदर, यदि हम इसकी बात करें, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया, तो इसकी यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है कैसा। तो यहाँ पे बताया गया है कि देखो अच्छे से देखो, फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहाँ से आएगा, ये जो पूरा है स्ट्रक्चर वो तो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, नहीं स्पोर्टिंग इवेंट ये लोग करवाएंगे, और आई थिंक फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड स्पोर्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो यहाँ से फ्लो करेगा। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया को देखा जाए तो फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्पोर्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ से चल रहा है, और स्पोर्टिंग जो इवेंट्स है वो यहाँ से आ रही है। अब इनकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए, ये तो एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, और ये जो है स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हो गए, ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, ये मिनिस्ट्री हो गई काइंड ऑफ, यहाँ से सब चीज़ें आ रही हैं। और ये जो है IOA SOA स्टेट्स के लिए IOA जो है वो सेंट्रल लेवल के ऊपर काइंड ऑफ, ये सब सारी बातें यहाँ पे बताई गई है ना।
तो इस तरह से पूरा ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है स्पोर्ट्स गवर्नेंस के लिए, जो आपके मेंस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बताइए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्पोर्ट्स गवर्नेंस के लिए इंडिया के अंदर कैसा है, तो आपको इसमें ये फ्लो डायग्राम काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अब देखते हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ की बात करते हैं। तो मेन जो रोल्स है गवर्नमेंट बॉडीज़ के वो क्या क्या है। तो ये गवर्नमेंट बॉडीज, ये वाली जो बॉडी ना, ये गवर्नमेंट बॉडीज है, और ये जो पूरा है पूरा ऑटोनोमस बॉडी रिकॉग्नाइज बाई ओलंपिक चार्टर है ना। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो मैंने बताया कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेंगी, तो उनके मेन रोल्स क्या हैं, उनकी मुख्य भूमिकाएं क्या हैं। तो इसमें बताया गया है वो प्रोवाइड करती है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती हैं। और जो आपकी ऑटोनोमस बॉडी रिकॉग्नाइज जो की गई है बाई ओलंपिक चार्टर, जो ये पूरी बॉडीज है जो कि आपकी ऑटोनोमस बॉडीज है, इनका मेन रोल होगा इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, कंडक्ट लोकल स्पोर्टिंग इवेंट्स करवाना एंड प्रमोट करना स्पोर्ट्स इन कंट्री को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनकी सबकी फुल फॉर्म भी आ जाएगा, काइंड ऑफ MYAS है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये मिनिस्ट्री अलग से पूरी की पूरी है ना। फिर ऐसा ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात यहाँ पे कर दिया। तो इनकी सबकी फुल फॉर्म लाइक यहाँ पर दिखाया गया है, देखो IOA मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन NSF वगैरह, और SF स्टेट फेडरेशन है ना, काइंड ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है स्टेट्स का, एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है। तो ये सब पूरा ये है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, और पूरा इनका फुल फॉर्म्स वगैरह बता दी गई है और काम बता दिए गए हैं। बट बेसिक जो जरूरी चीज़ें हैं वो हमने सब जान ली है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपको आगे ध्यान रखना है फॉर नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स होते हैं लाइक क्रिकेट हो गया काइंड ऑफ है ना, इनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं लाइक आपका जो BCCI है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हैव डायरेक्ट एफिलिएशन फ्रॉम रेस्पेक्टिव इंटरनेशनल फेडरेशंस। तो इनका डायरेक्ट एफिलिएशन होता है ना। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यदि हम और देखना चाहें थोड़ी सी, तो इसमें बताया गया है स्टॉप फंड्स टू स्पोर्ट्स बॉडीज दैट डू नॉट अलाउ नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया। तो मतलब यहाँ पे बताया गया है कि स्टॉप कर दीजिए फंड्स को टू स्पोर्ट्स बॉडीज दैट डू नॉट फॉलो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया, जो नहीं कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनकी आप फंडिंग को रोक दीजिए। ये किसने बोला है? दिल्ली के हाई कोर्ट ने बोला है ना। दिल्ली हाई कोर्ट टेल सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने बोला है। द ऑर्डर स्टॉप्ड द सेंटर फ्रॉम extending grants, funds and patronage to those national sports federations that do not comply with the NSCI जो है, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड, ये 2011 के अंदर आए हैं, ध्यान रखना आपको ना। जो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं उनके लिए सब जो है चीज़ें ग्रांट फंड्स एंड पैट्रोनेज वगैरह बंद कर दीजिए, ऐसा बोला है हाई कोर्ट ने। इन 2014 दिल्ली हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड NSCI द लॉ ऑफ द लैंड फॉर स्पोर्ट्स बॉडीज के लिए NSCI लॉ ऑफ द लैंड रहेगा, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही 2014 के अंदर बोल दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं थोड़ी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे बताया गया है NSCI इज एन एमलगमेशन ऑफ ऑर्डर्स इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1975 फॉर NSFs। तो नेशनल स्पोर्ट्स जो फेडरेशंस होती हैं उनके लिए डिफरेंट जो ऑर्डर दिए गए हैं 1975 से ऑनवर्ड इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा, उनका एक तरह से अमलगमेशन है ये जो आपका NSCI है जो है वो है ना। तो NSCI डिफाइंस करता है द एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस एजेंसीज इन्वॉल्व इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स। इट आइडेंटिफाइज द NSF एलिजिबल फॉर कवरेज अंडर कोड and set priorities and to detail the procedure to be followed by federation. It states the condition for eligibility to receive government recognition and grant. ये सब चीज़ों को डिसाइड करता है, बताता है। NSCI के अंदर सारी बातें बताई गई है, मेंशन की गई है, पूरा कोड है ये ना। तो NSFs आर fully responsible and accountable for overall management, direction, control, regulation, promotion, development and sponsorship of discipline for which they are recognized by the concerned international federation. तो ये आप समझ चुके हो पूरा अच्छे से, काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 8.5 नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं 8.6 नंबर के टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, रूल्स फॉर रेजिग्नेशन एंड एक तरह से री इंस्टेटमेंट है ना, री इंस्टेटमेंट एंड रेजिग्नेशन। तो मतलब दोबारा से जो उनको लेके आना है वापस से, और एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर का किस तरह से रेजिग्नेशन होगा, फिर उनको किस तरह से री इंस्टेटमेंट उनका किया जाएगा, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे 2019 एन IAS ऑफिसर हु रिजाइन फ्रॉम सर्विस हैज़ बीन री इंस्टेटेड, तो उसको इंस्टीट्यूट किया गया था 2019 के अंदर, तो इस वजह से न्यूज़ के अंदर थोड़ा रहता है। तो थोड़ा रेजिग्नेशन देख लेते हैं। रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑफिसर ऑफ एनी ऑफ 3 सर्विसेज लाइक IAS, IPS एंड IFS इज गवर्नड बाय रूल्स ऑफ 5 clause 1, 5 सब clause 1 एंड 5 clause 1, रूल्स ऑफ 5 clause 1 एंड 5 clause सब clause A ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। अब इसमें डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1958 से सब कुछ गवर्न होता है, ध्यान रखना है आपको ना। There are similar rules for resignations of the officer belonging to the other central services as well. So rules to withdraw a resignation that has already been submitted. Rules to withdraw a resignation जो कि पहले सबमिट किया जा सकता है, तो उसके लिए रूल्स क्या हैं? As per DCRB rules, DCRB को आपको ध्यान रखना है, डेट कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स।
जो कि 1958 के रूल्स हैं। तो एज पर DCRB रूल्स अमेंडेड इन 2011 में जो अमेंड किए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मे परमिट एन ऑफिसर टू विदड्रॉ हिज हर रेजिग्नेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, इफ एन ऑफिसर who has submitted his or her resignation sends an intimation in writing withdrawing it before its acceptance by the competent authority, resignation will be deemed to have been automatically withdrawn। दोबारा सुनिए आप इस चीज़ को ना, कि यदि एक ऑफिसर जो होते हैं वो सबमिट कर देते हैं अपने रेजिग्नेशन को और सेंड करते हैं इंटीमेशन इन राइटिंग विदड्रॉइंग इट्स बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो रेजिग्नेशन विल बी डीम्ड टू हैव बीन ऑटोमेटिकली विदड्रॉन। तो नॉर्मल सी बात है, समझ लेना आपको इसको ना, यदि अथॉरिटी ने अब तक उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट ही नहीं किया है तो काइंड ऑफ फिर तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। ये बात यहाँ पे बोली गई है कि वो ऑटोमेटिकली जो आपका रेजिग्नेशन है वो ऑटोमेटिकली विदड्रॉन माना जाएगा, विदड्रॉन हो जाएगा काइंड ऑफ, है ना। आगे बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉवल ऑफ रजिग्नेशन वेयर, कब नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉवल ऑफ रजिस्ट्रेशन को स्वीकार, जब ए मेंबर इज एसोसिएटेड विद एन पॉलिटिकल पार्टी, विद एनी पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने कोई एसोसिएशन कर लिया है, एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स, टू टेक पार्ट in or assist in any other manner any political movement or political activity, or to canvass or use his her influence in connection with or take part in election or to any legislature or local body authority वगैरह। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो रेजिग्नेशन को है वो उसको विड्रॉवल नहीं किया जाएगा काइंड ऑफ, है ना। रेजिग्नेशन ऑफ एन IAS ऑफिसर मस्ट बी सबमिटेड टू, किसको सबमिट करना किया जाता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन केस ऑफ एन ऑफिसर सर्विंग इन स्टेट, और सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इन केस ऑफ द ऑफिसर हु इज ऑन सेंट्रल डेपुटेशन, है ना। आगे देखते हैं, ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट कंसर्न कैडर स्लैश स्टेट इज रिसीव द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर द ऑफिसर्स रेजिग्नेशन। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज आर कौन सी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ IAS, ये इनके रेस्पेक्ट में कौन सी अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ IPS, और मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉरेस्ट सर्विस काइंड ऑफ, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब देखते हैं 8.7 नंबर का टॉपिक जो कि है नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। तो नेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन हैज लॉन्च नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको अभी रिसेंटली क्या किया है, मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है काइंड ऑफ, है ना। तो नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की जब बात आ रही है तो यहाँ पे 8 पिलर्स की बात की गई है। तो 8 पिलर्स ऑफ एक्सीलेंस होने चाहिए, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, है ना, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट, रिसोर्स टारगेट्स, डिजिटलाइजेशन, ठीक है, एंड ट्रेनी सपोर्ट, कोलैबोरेशन, ट्रेनी इवेल्यूएशन एंड ऑपरेशन एंड गवर्नेंस। तो अबाउट NSCSTI, तो NSCSTI इज डेवलप्ड बाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन हेडक्वार्टर्स, है ना। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, सॉरी कहाँ पे डेवलप किया गया, NSCSTI इज डेवलप्ड एट कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन CBS हेडक्वार्टर्स। वेब पोर्टल एंड अप्रोच पेपर फॉर नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑल्सो इनॉग्रेटेड, है ना। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है, हालांकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ वैसे है नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में यदि कुछ आ जाता है तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है एंड विद कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अपने पास रखती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया है थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया इन 2021, है ना। और इसका कंपोजिशन यदि हम देखें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का, तो 3 मेंबर्स एंड सपोर्टेड बाय एन इंटरनल सेक्रेटरीट के द्वारा ये सपोर्ट की जाती है। उसमें 3 मेंबर्स होते हैं। सेक्रेटरीट इज हेडेड बाय एन ऑफिसर इन ग्रेड ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड एज सेक्रेटरी टू CBC। एंड फंक्शन ऑफ CBC देखें तो बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी एंड शेप है यूनिफॉर्म अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन कोलैबोरेटिव एंड को शेयरिंग बेसिस, फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स ऑफ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री एंड एजेंसीज, प्रिपेयरिंग एन एनुअल state of central services report and approving knowledge patterns for mission and evolving a harmonious de-soiled approach to capacity building initiative kind of है। तो ये सारे इनके फंक्शंस हैं। अब आगे देखते हैं हम। इंडिया became the first country in world to come out with a unique model to create standard for civil services training institutions at national level। तो इंडिया ऐसी पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स है वो क्रिएट करने की बात यहाँ पे है। And India already has standards and accreditations in higher education, healthcare and environment. Standards will equip central training institutions to help civil servants tackle emergency challenges of 21st century. Objectives क्या रहे हैं NSCSTI के, तो create a baseline for CTIs on their current capacity for elevating their quality and capacity of training delivery and harmonious standard for training. ACT aspiration for training एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस काइंड ऑफ ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई है। आगे बताया गया है
इनिशिएटिव्स टेकन टू इम्प्रूव फंक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो सिविल सर्वेंट्स की फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो मिशन कर्मयोगी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है। जस्ट ए मिनट। तो मिशन कर्मयोगी जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आई गॉट प्लेटफॉर्म है विच अलाउज ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक टू अंडरगो कंटिन्यूस ट्रेनिंग डिपेंडिंग ऑन देयर डोमेन एरियाज। इट एम्स एट बिल्डिंग ए फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस विद द राइट एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज अलाइन टू दी विजन ऑफ न्यू इंडिया। एक है आरंभ, ये लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इट इज़ फर्स्ट एवर कॉमन फाउंडेशन कोर्स फॉर सिविल सर्वेंट्स ट्रेनिंग। एक है नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी, ये क्या? इट वाज अडॉप्टेड इन 1996 एंड रिव्यूड इन 2012 टू डेवलप ए प्रोफेशनल, impartial and efficient civil servants that is responsible to needs of citizens and ensuring that they possess requisite knowledge, skills, attitude to make them able to perform the function they entrusted with। एंड एक लेटरल एंट्री का भी जो पूरा सिस्टम चल रहा था, डायरेक्ट इंडक्शन ऑफ डोमेन एक्सपर्ट्स एट मिडिल ऑफ द सीनियर लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की rather than only appointing regular civil servants through promotion। तो ये भी इंपॉर्टेंट कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इनिशिएटिव्स टेकन टू इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ये था सब कुछ, है ना। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो रही हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पुलिस कमिश्नरेट जो सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पे बात आई है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर। तो डिसीजन टू सेटअप पीसीएस जो होता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को मतलब पूरा सेटअप करने का जो डिसीजन होता है हैज़ बिन टेकन ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन जब बढ़ जाता है, रिलीजियस एंड कल्चर सिग्निफिकेंस एंड टूरिज्म प्रोवाइड बेटर पॉलिसिंग एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर जब होता है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया जाता है, काइंड ऑफ सेटअप किया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट वुड बी डिक्लेयर एज मेट्रोपॉलिटन एंड सिटीज एज पर रूल्स ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी बी बिफोर इंप्लीमेंटिंग पीसीएस। तो पीसीएस को इंप्लीमेंट करने से पहले डिस्ट्रिक्ट को क्या किया जाता है? डिक्लेयर एज मेट्रोपॉलिटन सिटीज एज पर रूल्स ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी। अर्लियर लखनऊ एंड नोएडा अडॉप्टेड द पीसीएस फॉलोड बाई कानपुर एंड वाराणसी। तो पहले लखनऊ और नोएडा के अंदर ये पीसीएस आया था, अब कानपुर वाराणसी में इसका एक्सटेंड फॉलो किया गया है, बढ़ाया गया है। तो अब देखते हैं एक क्या होता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम होता है, एक ड्यूल कमांड सिस्टम होता है, दोनों में क्या अंतर है? तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होता है वो हेड होता है, फिर कहाँ पे? पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होते हैं वो हेड होते हैं ऑफ ए यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स इन सिटी एंड इज अकाउंटेबल टू स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे पुलिस जो सीपी होता है, सीपी ड्रॉन फ्रॉम क्या होता है? सीपी इज ड्रॉन फ्रॉम डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक और अबोव, इज असिस्टेड बाई स्पेशल जॉइंट एडिशनल एंड डेप्टी कमिश्नर्स। सच पुलिस ऑफिसर्स हैज पावर ऑफ प्रिवेंटिव अरेस्ट इम्पोजिंग सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी एक्ट एंड इनिशिएट चैप्टर प्रोसीडिंग्स हैं। तो ये सब इनके पास पावर होती है। ऑफिस ऑल्सो हैज मजिस्ट्रियल पावर भी होती है इस ऑफिस के अंदर, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू रेगुलेशन, कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग। वेरियस कमिटीज हैव रिकमेंडेड पीसीएस इंप्लीमेंटेशन इन सिटीज विच हैव पॉपुलेशन मोर देन 10 lakhs। एंड ड्यूल कमांड सिस्टम के अंदर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, एसपी होता है। तो ये डीएम होते हैं कि पुलिस के एसपी होते हैं, शेयर करते हैं पावर्स को एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डीएम इज इंटरेस्टेड विद इशूइंग अरेस्ट वारंट्स लाइसेंस वाइल एसपी हैज पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट क्राइम एंड मेक अरेस्ट। ठीक है। सिस्टम इज डेजिग्नेटेड टू इंश्योर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मेकिंग पुलिस मोर अकाउंटेबल टू डीएम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये इस सिस्टम को इसलिए स्टार्ट किया गया था, ये किया गया है, ये चलता है, इसलिए चलता है ये सिस्टम, है ना। अब देखते हैं और जो न्यूज़ है थोड़ी सी उसको भी देख लेते हैं काइंड ऑफ। अब देखते हैं प्रोबिटी पोर्टल, पीपी करके एक पोर्टल है। प्रोबिटी पोर्टल क्या होता है? रीवैम्प्ड प्रोबिटी पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो डीओपीटी जो है आपका, उन्होंने एक रीवैम्प्ड प्रोबिटी पोर्टल स्टार्ट किया है। प्रोबिटी क्या होता है? तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज प्रोबिटी। तो प्रोबिटी इज ए क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। तो प्रोबिटी एक क्वालिटी है स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स को रखने की, सच एज ऑनेस्टी, राइटियसनेस, है ना, एंड द ट्रांसपेरेंसी एंड इन करप्टिबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट फॉलोइंग दैम। तो ये क्या होता है? प्रोबिटी होती है। तो रिवैम्प्ड प्रोबिटी पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी। पीपी वाज लॉन्च इन 2017 टू कैप्चर डाटा फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इशूज लाइक नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग फॉर सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, है ना, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हो गया। डीओपीटी ने बनाया है, ध्यान रखना आपको, डीओपीटी ने रिवैम्प किया है। प्रोबिटी पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, रिवैम्प किया गया इस पोर्टल को कुल मिलाकर ना। डीओपीटी हैज नाउ कंप्लीटली रिवैम्प्ड द पोर्टल टू ऐड मोर फंक्शनलिटीज टू इंप्रूव यूजर्स एक्सपीरियंस। आगे देखते हैं मेघालय एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। तो मेघालय एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट है क्या? तो मेघालय ई प्रपोजल सिस्टम रिसेंटली वॉन यूएन वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम WSIS। ठीक है।
तो ये मेग ई ए के जो है, मेग ई ए मतलब मेघालय एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट के जो 6 पिलर्स है वो देख लीजिए आप। गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइमरी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या बताया गया, मेगा ई ए प्रोजेक्ट एम टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड गवर्नेंस फॉर पीपल यूजिंग पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और आगे बताया गया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, और ये कुल मिला के मेघालय को हाई इनकम स्टेट बनाने के लिए मतलब अपना विजन रखता है काइंड ऑफ, है ना। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट विच इज बेस्ड ऑन द इंडियाज नेशनल एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। तो फर्स्ट ऑफ इस तरीके का एक प्रोजेक्ट है काइंड ऑफ, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट ये क्या है, तो एमिंग टू कीप इंटरनेट ओपन, फ्री एंड न्यूट्रल, एंड डिक्लेरेशन इज ए पॉलिटिकल कमिटमेंट अमंग द पार्टनर्स टू एडवांस ए पॉजिटिव विजन फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो अराउंड 60 कंट्रीज हैं हैव साइंड ए डिक्लेरेशन, इंक्लूड यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, चाइना, रशिया आर अमंग लार्ज नेशन दैट आर नॉट पार्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशन। तो इंडिया, रशिया, चाइना काफ़ी बड़े देश हैं जो कि इसका पार्ट नहीं है, और 60 कंट्रीज ने मिलकर ये कुल मिला के बनाया है। तो इतना ही देख लेना है, और फिर वही डाटा शेयरिंग वगैरह इन सब चीज़ों की इसमें बात हो रही होगी काइंड ऑफ। तो हमारे लिए जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो लाइन देख लेते हैं हम। तो एक तो है ना, एक तो आपको बुदापेस्ट जो कन्वेंशन है यहाँ पे अच्छे से देखिए, बुदापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम है, इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। 2001 का ये क्या है, कन्वेंशन है, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया इज टॉप कंट्रीज टू इम्पोज इंटरनेट शटडाउन इन 2021 फॉर कंजिक्यूटिव ईयर्स, है ना, 4th कंजिक्यूटिव ईयर में 4 साल में लगातार इंडिया ने 2021 के अंदर जो इम्पोज इंटरनेट शटडाउन होते हैं उसमें टॉप किया है इस कंट्री ने, मतलब टॉप किया है इंडिया ने एक तरह से, है ना। तो इंटरनेट शटडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हैं, है ना, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है ना। आगे देखते हैं हम, तो इंडिया कोई ऐसा बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है उसका इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। डाटा शेयरिंग प्रोविजन ऑफ बुडापेस्ट कन्वेंशन इन्फ्रिंजेस ऑन नेशनल सॉवरेनिटी, तो नेशनल सॉवरेनिटी के ऊपर इन्फ्रिंज करते हैं। एंड प्रेजेंटली इट इज ओनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइबर क्राइम के ऊपर एकमात्र लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल कन्वेंशन जो कि इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ है, भी है ना, नहीं कर रखा इंडिया ने साइन, वो एकमात्र बुडापेस्ट कन्वेंशन है, एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस काइंड ऑफ, है ना। थोड़ा इंटरनेट शटडाउन के बारे में देखते हैं। इंटरनेट शटडाउन रिलेटेड प्रोविजंस इन इंडिया क्या है, तो करंटली सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ना, ये करंट में रहता है, इस वजह से आ सकता है इसके ऊपर सवाल। तो करंटली सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरनेट शटडाउन इज गवर्नड बाय द टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के थ्रू ये गवर्न होता है, नोटिफाइड अंडर द इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 के अंदर ये पूरा आता है प्रोविजन, है ना, और वहाँ पे नोटिफाइड है काइंड ऑफ। एंड 2017 रूल्स प्रोवाइडेड फॉर टेम्पररी शटडाउन of telecom services in region on grounds of the public emergency up to 15 days at once। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अप टू 15 डेज पब्लिक इमरजेंसी 2017 रूल्स एंड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर नोटिफाइड होता है, ये काइंड ऑफ के से लेता है ये सब चीज़ें, है ना काइंड ऑफ, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस हैज़ कॉल्ड ऑन कंट्रीज टू स्टॉप इम्पोजिंग इंटरनेट शटडाउन्स वार्निंग ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। तो इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इस वजह से इंटरनेट शटडाउन ना किया जाए, ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने बोला है। यूनाइटेड नेशंस हैज कॉल्ड ऑन कंट्रीज टू स्टॉप इम्पोजिंग इंटरनेट शटडाउन्स। अब आगे देखते हैं वर्ल्ड बैंक्स वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, WGI ये क्या है, वर्ल्ड बैंक्स वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। तो इट इज एन एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड बैंक WGI ए की इनपुट फॉर इंडिया सॉवरेन रेटिंग्स, इंडिया स्कोर्स वर मच बिलो इट्स पीयर्स ऑन ऑल काउंट्स। तो व्हाट अबाउट द WGI देखते हैं, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। तो WGI रिपोर्ट की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है एक तरह से, है ना, वर्ल्ड बैंक की आती है। तो WGI जो रिपोर्ट है एग्रीगेट एंड इंडिविजुअल गवर्नेंस इंडिकेटर फॉर ओवर देन 200 कंट्रीज एंड टेरिटरीज ओवर द पीरियड 1996 से 2020 तक। इट इज बेस्ड ऑन द 6 डायमेंशन ऑफ द गवर्नेंस कंबाइनिंग व्यूज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द एंटरप्राइजेस सिटीजन एंड एक्सपर्ट सर्वे रेस्पोंडेंट्स इन द इंडस्ट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज काइंड ऑफ, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है ना। और 6 डायमेंशन ऑफ द गवर्नेंस ऑफ अंडर WGI कौन कौन सी है, तो रेगुलेटरी क्वालिटी क्या होगी, रूल ऑफ लॉ क्या है, कंट्रोल ऑफ करप्शन है या नहीं है, वॉइस ऑफ एंड अकाउंटेबिलिटी पद्धति देखी जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म देखा जाता है, और ये गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस वगैरह ये सब चीज़ देखी जाती है। आगे देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। इंडेक्स ने हाईलाइट किया है डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट जर्नलिस्ट, न्यूज organization and netizens have in each country and governments effort to respect such freedom। तो ranking are based on the score beginning ranging from 0 to 100, 100 being the best possible score and 0 जो है सबसे खराब है। एवोल्यूशन क्राइटेरिया जो होता है उसके 5 इंडिकेटर्स होते हैं, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, लीगल फ्रेमवर्क होता है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट होता है, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है और सेफ्टी होती है। इंडिया रिसेंटली स्लिप्ड 8
प्लेसेज इन 8 प्लेसेज इंडिया फिसल चुका है इसके ऊपर, एंड प्लेसेज टू 150 इन 2022 WPI-FI फॉर्म। लास्ट ईयर में 142 था, उससे 150 पे हम पहुंच गए। 180 देशों की जो रैंक आती है, 180 देशों में से रैंक निकाली जाती है। अब देखते हैं हम NESDA के बारे में, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 रिपोर्ट। ये क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन के अंदर ये आता है डिपार्टमेंट, और इन्होंने कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूट किया है NESDA इन 2019 टू असेस द स्टेट, है ना, यूटी एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री टू डेप्थ ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी के लिए, है ना। तो ई गवर्नेंस इज यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT एट ऑल लेवल्स, है ना, ऑफ गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म रिलेशंस विद सिटीजन्स, बिजनेसेज एंड अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। NESDA इज periodical assessment intended to क्या है ये, हाँ काइंड ऑफ। तो NESDA इज periodical assessment intended to improve effectiveness of state, union territory and central government in delivery of their online services to citizens। आगे बताया गया है, इट वाज कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, इसको क्या बोलते हैं, DARPG, इज एसोसिएशन विद नासकॉम एंड KPMG के साथ मिलकर इन्होंने किया है। एंड फॉर मेन जो पैरामीटर्स है इसके असेसमेंट के, वो एक्सेसिबिलिटी, कंटेंट अवेलेबिलिटी, ईच ऑफ व्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्री पोर्टल्स वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। अब देखते हैं सेंसस टाउन्स के बारे में बात करते हैं, ये क्या है। तो मेघालय गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी ये क्या लिखा है इन्होंने, MGNREGS इन सेंसस टाउन्स ऑफ द स्टेट। तो मेघालय ने, मनरेगा तो नहीं है ये, है ना। देखते हैं क्या आगे क्या बोला गया है। सेंसस टाउन आर एरिया डेट आर नॉट डिफाइंड एज द टाउन बाई स्टेट गवर्नमेंट बट हैव अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या होता है कि सेंसस टाउन वो होते हैं जो कि डिफाइन नहीं किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, नॉट डिफाइंड एज टाउन, लेकिन अर्बन जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ड्यू टू द एम्बिग्विटी इन देयर क्लासिफिकेशन बेनिफिट्स फ्रॉम नाइदर द अर्बन स्कीम नॉर द रूरल स्कीम। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसकी वजह से। दीज कंडीशंस टू डिफाइन सेंसस टाउन्स आर पॉपुलेशन 4000 उससे ज़्यादा हो, पॉपुलेशन डेंसिटी एट लिस्ट 400 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो, है ना, 400 पर स्क्वायर किलोमीटर तो हो ही कम से कम, एंड मेल नॉन फार्म वर्कफोर्स ऑफ मोर देन 75% हो, ना, मेल की जो नॉन फार्म वर्कफोर्स है वो 75% से ज़्यादा हो, तो इसके लिए कंडीशन में ऐसा होता है काइंड ऑफ। एंड ई गवर्नमेंट सर्वे देखते हैं, ई गवर्नमेंट सर्वे क्या है। तो ई गवर्नमेंट सर्वे 2022 का द फ्यूचर ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट वाज रिलीज बाई UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो ये असेस करता है डिजिटल गवर्नमेंट लैंडस्केप अक्रॉस 193 मेंबर स्टेट्स के अंदर। की फाइंडिंग्स है कि इंडिया की 105वीं रैंक आई है, और ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इन 61 इन ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स एंड डाउन फ्रॉम 2020 रैंक फ्रॉम 129 से रैंक जो है थोड़ी सी डाउन हुई है काइंड ऑफ। जो डेनमार्क ने वो टॉप किया है गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, लाइक जापान, वाइल जापान रैंक 1 इन ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स के अंदर जापान की रैंक 1 रही है। अब देखते हैं पर्सनैलिटी राइट्स। तो पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिसेंटली पास किया है इंटरिम ऑर्डर टू प्रिवेंट अनलॉफुल यूज ऑफ द सेलिब्रिटीज नेम, इमेज एंड वॉइस, थस हाईलाइटिंग इशू ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स। तो पर्सनैलिटी राइट्स इस तरह से निकल के आ रहा है, हाईलाइटेड हो रहा है। तो पर्सनैलिटी राइट्स जो होते हैं रेफर टू द राइट ऑफ ए पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज और हर पर्सनैलिटी अंडर राइट टू प्राइवेसी और प्रॉपर्टी। तो पर्सनैलिटी राइट्स आर राइट्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज एंड सेलिब्रिटीज हुज नेम, वॉइस, सिग्नेचर और एनी अदर पर्सनैलिटी ट्रेट हैज कॉमर्शियल वैल्यू एंड कैन मोबिलाइज एंड इन्फ्लुएंस द पब्लिक एट लार्ज। तो ये हो गया। अब देखते हैं गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्टेड तमिलनाडु गवर्नमेंट टू इंक्लूड फोटोग्राफ्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड PM इन 44 चेस ओलंपियाड जो है एडवर्टाइजमेंट के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट को कि आप इंक्लूड कीजिए फोटो ऑफ प्रेसिडेंट एंड PM की। इन 2015 कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट साउट टू रेगुलेट द वे ऑफ गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट sought to regulate the way of government spending on advertisements. So based on N.R. Madhavan Menon committee set up by Supreme Court, suggestion on government advertisement policy, Supreme Court has mandated government's advertisement to avoid political party symbol, logo and flag, use photographs only president, PM, CJI, governor and CM, है ना। आगे देखते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देखते हैं थोड़ा। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में जानते हैं क्या है। तो अभी लगभग हमारी मैगजीन जो है PT 365 जो है पॉलिटी की खत्म होने वाली है, कुछ ही टॉपिक्स 1-2 बचे हुए हैं जो देख लेते हैं, एंड इसी के साथ हमारी PT 365 पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। और अब हम फर्दर आगे एनवायरनमेंट की एंड साइंस एंड टेक की एंड इकोनॉमी की जो भी PT 365 आती रहेंगी उनको कंप्लीट करेंगे काइंड ऑफ। आगे देखते हैं रूल ऑफ, थोड़ा वॉइस का इशू पहले आ रहा था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, अभी वॉइस का इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा एज फार एज आई नो, है ना, जितना मेरे को समझ आ रहा है, जितना मैंने टेक्निकली चीज़ों को करेक्ट किया है।
तो वॉइस का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो आने वाली जितनी भी मैगजीन्स रहेंगी उसमें वॉइस आपको प्रॉपर मिल पाएगी। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को देखते हैं। तो आफ्टर इम्प्रूवमेंट इन द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, नाउ गवर्नमेंट हैज टर्न्ड इट्स अटेंशन टू स्कोरिंग बेटर इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो आफ्टर इम्प्रूवमेंट वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी उसमें इंप्रूवमेंट करने के बाद अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अच्छा स्कोर किया जाए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर। तो इसको पब्लिश कौन करता है? इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP के द्वारा। ये US बेस्ड सिविल सोसाइटी ग्रुप है। इन 2022 इंडिया की जो रैंक थी वो 77 थी आउट ऑफ 140 कंट्रीज। 8 फैक्टर्स दैट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स मेजर्स, कौन कौन से 8 फैक्टर्स हैं जिनको ये मेजर करता है? कंस्ट्रेंट्स ऑन द गवर्नमेंट पावर्स, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस। आगे देखते हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL। तो NESL हैज प्रोसेस्ड 1 मिलियन ट्रांजेक्शंस through its digital document execution platform. NESL is India's first information utility. ध्यान रखना है। It is registered with the insolvency. It is registered with Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) under aegis of Insolvency and Bankruptcy Code of 2016. Primary role of NESL is to serve as a repository of legal evidence holding the information pertaining to any debt/claim kind of, है ना। So आई थिंक ये मैगजीन हमारी कंप्लीट हो गई है इसी के साथ। तो फर्स्ट मैगजीन हमारी PT 365 में फर्स्ट मैगजीन जो पॉलिटी की हमने हॉलिस्टिकली कवर कर ली है। वॉइस का थोड़ा इशू आ रहा था और इनिशियल लेक्चर्स के अंदर वॉइस का इशू धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फर्दर अब हम जो दूसरी मैगजीन्स है लाइक एनवायरनमेंट की, लाइक अदर जो मैगजीन्स है उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो जितना हो सके इनको शेयर कीजिए इन लेक्चर्स को, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये लोगों के लिए रहेंगे। टाइम बिल्कुल भी इसमें वेस्ट नहीं किया गया है किसी का भी, और पूरी कोशिश की गई है कि जितना कम टाइम में हो सके इसको डिलीवर किया जा सके और हॉलिस्टिकली डिलीवर किया जाए, चीज़ें छोड़ी ना जाए जितना ज़्यादा हो सके। तो मैंने लगभग 99% पूरा हॉलिस्टिकली इसको डिलीवर किया है और आगे भी अगली मैगजीन्स को भी अच्छे से डिलीवर करेंगे। थैंक यू।